नमस्कार, आज का मुद्दा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए लगातार हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि यही आपको इस दौर से बचा सकता है। हमारी मुहिम भी यही है, #मास्क पहनो इंडिया। यानी आप मास्क पहनिए। अगर आप मास्क पहनेंगे तो आप अपने आप को और अपने अपनों को इस महामारी से सुरक्षित रख सकते हैं। अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान टाउटे ने गुजरात में भारी तबाही मचाई है और इसी बीच मुंबई से बड़ी खबर आ रही है। विवेक गुप्ता की ये खबर। बॉम्बे हाई पर 4 छोटे जहाज तूफान में फंस गए हैं, जिनमें 700 से ज्यादा कर्मचारी सवार हैं। बॉम्बे हाई पर फंसे 700 से ज्यादा लोगों में 146 को सुरक्षित बचा लिया गया है और बाकी 561 लोगों को वहां से निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। INS कोच्चि और INS कोलकाता को रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया गया है। नेवी के हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है। कुछ खास सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। मुंबई के दादर से अभिषेक पांडे हमारे साथ हैं, मुंबई के मलाड से आशीष सिंह हमारे साथ हैं, गुजरात के ऊना से जनक दवे हमारे साथ हैं, गुजरात के अमरेली से राजन गढ़िया हमारे साथ हैं। इन सब का रुख करें उससे पहले आपको बता दें, मुंबई के पास INS कोलकाता ने तूफान की वजह से समंदर में फंसे 2 लोगों को सुरक्षित बचा लिया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन का एक वीडियो भी सामने आया और ये रेस्क्यू ऑपरेशन तब हुआ जब INS कोलकाता बॉम्बे हाई में फंसे कर्मचारियों को बचाने के लिए जा रहा था और रास्ते में ये दोनों लोग समंदर में फंसे दिखाई दिए, जिसके बाद इन्हें वक्त रहते सुरक्षित बचा लिया गया। विवेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, फोन लाइन पर वो मौजूद है। विवेक, फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन किस गति से आगे बढ़ रहा है और क्या और लोगों को सुरक्षित बचाया गया? और अभी तो आपको बताना चाहेंगे कि ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है अपने युद्ध स्तर पर चल रहा है और इसमें नेवी के 3 बड़े जहाज INS कोच्चि, INS तलवार और INS कोलकाता रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। साथ ही साथ कोस्ट गार्ड के 2 बड़े जहाज, कोस्ट गार्ड समर्थ और एक और जो बड़ा जहाज है वो भी लगा हुआ है। अब इसमें नेवी और कोस्ट गार्ड ने पूरी ताकत झोंक दी है। मौसम थोड़ा सा साफ जरूर हुआ है, हवा की जो रफ्तार है थोड़ी सी कम जरूर हुई है। इसी की वजह से अब जो नेवी का एक हाई एंड जो चॉपर होता है सी किंग, वो जो हेलीकॉप्टर है वो रेस्क्यू ऑपरेशन में एक अहम किरदार निभाता है। अब उसका इस्तेमाल किया जा रहा है और साथ ही साथ जो जानकारी मिल रही है कि जो बार्ज P-305 इसका सबसे पहले डिस्ट्रेस कॉल आया था, जिसमें 273 लोग फंसे हुए थे, उनमें से 146 लोगों को निकाल दिया गया है और सी किंग के जरिए अब साफ तौर पर जो लोग उसमें फंसे थे उन्हें वहां से एयरलिफ्ट कर मुंबई हार्बर पर लाया जा रहा है और उनका इलाज चल रहा है। दूसरा जो बड़ा ऑपरेशन INS कोलकाता ने किया था, जब INS कोलकाता कल मुंबई हार्बर से निकला था, तब एक प्राइवेट वेसल से 2 लोग फंसे हुए थे, उन्हें भी सुरक्षित बाहर निकाला गया था। उसका वीडियो भी सामने आया है। इस वेसल का नाम भारत प्रवाह इस वेसल का नाम था। उनमें से 2 लोगों को बचाया गया है। अब पूरी कोशिश की जा रही है जो बार्ज 305 जो पूरी तरह से डूब चुका है, उनमें जो लोग सवार थे उन्हें सबसे पहले सुरक्षित बाहर निकाला जाए। 273 में से 146 लोग को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। बाकी लोग अभी भी समंदर में फंसे हुए हैं, उन्हें पूरी कोशिश की जा रही है कि सबसे पहले जो प्रायोरिटी है उन्हें बचाया जाए, क्योंकि बाकी की जो 3 बार्ज हैं वहां पे लोग फंसे हुए हैं। लेकिन अब ये जो बार्ज 305 पूरी तरह डूब चुका है, तो कोस्ट गार्ड, नेवी और जो आसपास के जितने भी वेसल हैं उनकी टॉप प्रायोरिटी पर रखा गया कि जो लोग वहां फंसे हुए हैं बार्ज 305 में, उन्हें किसी हालत में सुरक्षित बाहर निकाला जाए। विवेक, फिलहाल जरा मौसम बता दीजिए, क्योंकि कल जब से ये रेस्क्यू चल रहा था हमने हालात देखे, काफी बारिश हो रही थी, हवाएं चल रही थी, समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी। आज इस वक्त स्थिति क्या है जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है? आपसे काफी ज्यादा चैलेंजिंग थे नेवी और कोस्ट गार्ड के लिए। कई वजह की कल विजिबिलिटी भी काफी ज्यादा कम थी, लेकिन आज जो है वो हालात थोड़े से सुधरे हुए हैं। बारिश भी कम है, हवा की रफ्तार
हालांकि तेज है, उसमें भी थोड़ी कमी आई है। यही वजह है कि नेवी अब अपने जो चॉपर्स है, जो सीकिंग हेलीकॉप्टर्स है, उनको इस्तेमाल कर रहा है। कल हवा बहुत ज्यादा तेज चल रही थी, विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम हो गई थी, इसी वजह से नेवी ने अपने चॉपर्स और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन अब थोड़े से हालात सुधरे हुए दिख रहे हैं, विजिबिलिटी थोड़ी सी अच्छी हुई है, हवा की रफ्तार भी थोड़ी कम हुई है और बारिश भी थोड़ी कम हुई है। इसी वजह से अब नेवी ने जो अपने वॉरशिप का इस्तेमाल करे थे, अब साथ ही साथ जो उनके चॉपर्स और हेलीकॉप्टर है, जो मैं आपको बता रहा था कि सीकिंग एक हाई एंड हेलीकॉप्टर होता है जो ऐसे हालातों में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन करता है। और सीकिंग एक ऐसा हेलीकॉप्टर है जहां पर लोग जो फंसे होते हैं उसे एयरलिफ्ट करने में, यानी कि नीचे से ऊपर एयरलिफ्ट करने में काफी ज्यादा इजी रहता है। तो अब नेवी जो है वो सीकिंग हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल कर रही है। और जिस तरीके से बार्ज 305 जिसमें पहला डिस्ट्रेस कॉल आया था, उन लोगों की प्रायोरिटी दी जा रही है। प्रायोरिटी इसलिए दी जा रही है क्योंकि अब ये बार्ज पूरी तरह से समुद्र में डूब चुका है। 273 लोगों में से 146 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। अभी जो लोग वहां पे मौजूद हैं, जो समुद्र में हैं, उन्हें प्रायोरिटी दी जा रही है क्योंकि बाढ़ डूबने के बाद जो हालात है वो काफी ज्यादा खराब हो चुके हैं। यही वजह है कि कोस्ट गार्ड नेवी अपनी पूरी प्राथमिकता देती है कि जो लोग वहाँ पहले फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जाए। ठीक है विवेक, आप नजर बनाए रखिए। वहीं मुंबई के पास आईएनएस कोलकाता ने तूफान की वजह से समुद्र में फंसे 2 लोगों को सुरक्षित बचा लिया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन का एक वीडियो भी सामने आया और ये रेस्क्यू ऑपरेशन तब हुआ जब आईएनएस कोलकाता बॉम्बे हाई में फंसे कर्मचारियों को बचाने के लिए जा रहा था और रास्ते में ये दोनों लोग समंदर में फंसे दिखाई दिए, जिसके बाद इन्हें वक्त रहते सुरक्षित बचा लिया गया। तो ये तस्वीरें आप न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव देख रहे हैं, किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 2 लोग नजर आए जिनको बचा लिया गया। आईएनएस कोलकाता ने बचाया क्योंकि रेस्क्यू लगातार वहां पर चल रहा था। कई ऐसी नावें जिनमें लोग सवार हैं, उन्हें ढूंढने की कोशिश लगातार चल रही थी। आईएनएस कोलकाता ने तूफान की वजह से समुद्र में फंसे 2 लोगों को इस बीच सुरक्षित बचाया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन का एक वीडियो भी सामने आया जो आप इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। ये रेस्क्यू ऑपरेशन तब हुआ जब आईएनएस कोलकाता बॉम्बे हाई में फंसे कर्मचारियों को बचाने के लिए जा रहा था। रास्ते में ये दोनों लोग समंदर में फंसे दिखे, जिसके बाद इन्हें वक्त रहते सुरक्षित बचाया गया। तो मुंबई के दादर से अभिषेक पांडे हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। मुंबई के मलाड से आशीष सिंह हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ अमरेली से गुजरात के राजन गढ़िया इस वक्त हमारे साथ हैं। राजन का रुख कर लेते हैं सबसे पहले। राजन, आप अमरेली में मौजूद हैं, वहां पर इस वक्त स्थिति क्या है? क्या अभी भी मौसम ने अपनी करवट बदली हुई है? कि कल रात जो ये मंजर खड़ा हुआ है वो अभी तक चल रहा है। तेज हवाएं उतनी ही चल रही है, भारी बारिश भी चल रही है। आपको मैं ये नज़ारा दिखाना चाहता हूँ। मैं अमरेली के राजूला के एपीएमसी में हूँ। यहाँ पे कल रात जो भारी बारिश हुई और भारी हवाएं चली, उसके चलते यहाँ पे भारी नुकसान हुआ है। ये आप छत देख लीजिए, उससे पता चल जाएगा कि कितनी तबाही हुई है। मैं और एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे देखिए, ये पेड़ हो, साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, कुछ भी हो, होर्डिंग हो, सब कुछ तहस नहस कर दिया है। पूरे राजूला शहर की ये स्थिति है। अभी भी हवाएं तेज चल रही है, सब तहस नहस हो चुका है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये भी एक बताना चाहता हूँ कि राजूला शहर में अभी एक खबर आई है कि कल देर रात एक परिवार अपने घर में सो रहा था, वहां पे एक दीवार गिर गई। उस पूरे परिवार के ऊपर 4 लोग दबे हुए थे। आसपास के पड़ोसियों ने उसको रेस्क्यू कर लिया रात को ही, लेकिन उसमें सबसे बुरी खबर ये है कि एक 2.5 साल की बच्ची की मौके पर ही मौत हो चुकी है और 3 लोग जो परिवार के और है उसको राजूला की अस्पताल में भेज दिया गया है और उसका इलाज चल रहा है। उससे एक और बड़ी बात यह है कि केवल राजूला ही नहीं, लेकिन पूरे अमरेली डिस्ट्रिक्ट में इस तरह का मंजर है। अभी जो खबरें आ रही है वो अमरेली तहसील हो, जाफराबाद का तो कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा है। कल रात से सारे मोबाइल बंद है, मोबाइल टावर बंद है। लगभग पिछले 15 घंटों से यहाँ पर बिजली नहीं है। बिजली के खंभे इतने गिर चुके हैं कि अब बिजली फिर से आने के लिए शायद 2-3 दिन लग जाए। मेरे साथ दो
दो लोग यहाँ राजूला के हैं जो सुबह से घूम रहे हैं और यहाँ जो नुकसान हुआ उसका वो जायजा ले रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। एक भाई साहब मेरे साथ है, आप बताइए राजूला में कैसा माहौल रहा, कल रात पूरी कैसी गुजरी और क्या देखा क्या आपने? पूरी राजूला में कोई सोया नहीं है, पूरी राजूला में कोई सोया नहीं है। बहुत सारा नुकसान हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है सब जगह पे। ऐसा नहीं है कि यहाँ नुकसान नहीं हुआ है। आजू बाजू के गांव है ना छोटा छोटा, वहाँ पे भी सारा नुकसान हुआ है। पूरी रात सो के जा गया सब। मैं छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे घर के पास, उसको लेके मेरे घर पे लेके गया हूँ, तो स्कूल में छोड़ के गया हूँ, बहुत सारी जगह पे लेके गया हूँ। बहुत लोग परेशान है अभी, बहुत लोग। तो ये नज़ारा है। इसके अलावा अमरेली जिले में जो नदियां बहती है वो पूरे उफान पर है। समंदर भी तूफानी लहरों को उठा रहा है। तो एक तरह से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि अभी तक आफत टली नहीं है। आप देख रहे हैं कि मैं भी कांप रहा हूँ और एक तरह से कहा जाए तो पूरी रात हमने भी ऐसे गुजारी है जैसे मानो कि यमराज से हाय हेलो करके वापस आया हूँ सुबह। जी ठीक है, आप रहिए जरा साथ। आशीष भी हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, आप मुंबई में हैं, क्या वहां पर भी अभी भी स्थिति कुछ ऐसी है कि तेज हवाएं चल रही हो, बारिश हो रही हो, लोगों को किस तरीके की दिक्कतें हो रही हैं इस बीच? जी फिलहाल तो अगर हवाओं की बात की जाए तो मौसम विभाग ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अगले 4 घंटे जो है वो मूसलाधार मुंबई में बरसात होगी और तेज हवाएं चलेंगी। लेकिन फिलहाल बरसात रुकी हुई है, हालांकि आसमान में बादल छाए हुए हैं और यहाँ पर वो तस्वीरें भी आप देख लें जो गिरे हुए पेड़ हैं। ये वो पेड़ हैं जिनकी वजह से रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया था और यहाँ पर अब जो है उन्हें हटाए जाने का काम जारी है ताकि रास्ता जो है वो खुल सके। गया हुआ है, अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है ताकि रास्ता खोला जा सके। एसवी रोड का इलाका है, यातायात सुचारू हो सके, उसके लिए जो है व्यवस्था की जा रही है। फिलहाल तबाही का आलम क्या था, चक्रवात की वजह से जो तेज हवाएं चली उसका परिणाम क्या हुआ, वो साफ तौर पे आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। अब जब मौसम थोड़ा सा थमा है, चक्रवात का असर थोड़ा सा जो है वो कम हुआ है, तो ऐसे में रास्ते खोले जा रहे हैं, सड़कों पे लोगों को सहूलियत हो सके, गाड़ियां जा सकें, जो कोरोना की वजह से इसेंशियल सर्विस हैं वो चालू रह सके, उसके मद्देनजर ही इन पेड़ों की कटाई जो है वो जारी रखी गई है। इसके अलावा जो 4 इस वक्त SOS कॉल्स चल रहे हैं, समंदर में ऑपरेशंस चल रहे हैं, INS कोलकाता, INS कोच्चि, INS तलवार, इसके अलावा टोइंग वेसल जो है लिली, ये सारे चारों के चारों वेसल जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। तकरीबन 710 लोग अभी भी समंदर में फंसे हुए हैं और हाई टाइड आने वाला है, लिहाजा उसके मद्देनजर रेस्क्यू ऑपरेशन कर पाना उनके लिए भी आसान नहीं होगा। समंदर में ऑपरेशन कर पाना अभी भी आसान नहीं हो पाएगा। अगर मौसम ने करवट बदली और मूसलाधार बरसात हुई जैसा कि मौसम विभाग चेता रहा है, तो ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ सकती हैं। जो P305 है उसमें से 146 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, जबकि 273 लोग थे मौजूद उसमें। SS3 में 106 लोग मौजूद हैं, जबकि जो कंस्ट्रक्टर करके एक बर्ज है वो उसमें तकरीबन 137 लोग अभी भी मौजूद हैं। उन्हें निकाले जाने का काम तेजी से किया जा रहा है, यानी समंदर में। आशीष सर रहिए आप साथ। टाउटे तूफान से जुड़ी एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है। सूत्रों के मुताबिक तूफान से बड़े नुकसान की कोई जानकारी नहीं मिली है। हालांकि टाउटे को लेकर केंद्र सरकार लगातार एक्शन में है। गृह मंत्री अमित शाह ने तूफान को लेकर आज सुबह महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों से बात की है। साथ ही तूफान से होने वाले नुकसान को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। गृह मंत्रालय लगातार तूफान के प्रभाव का आकलन कर रहा है। मुंबई के मलाड इलाके में टाउटे तूफान की वजह से एक भारी भरकम पेड़ 5 मंजिला इमारत पर गिर गया। इस हादसे की वजह से बिल्डिंग को काफी नुकसान पहुंचा। पेड़ गिरने से बिल्डिंग में आने जाने का रास्ता बंद हो गया। इसी तरह इस इलाके में कई और पेड़ तूफान की वजह से अपनी जगह से उखड़ गए, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ गई। साइक्लोन तौकते की वजह से मुंबई समेत आसपास के जो पूरे इलाके हैं वो बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। एसवी रोड का ये इलाका है, यहाँ पे देखें साफ तौर पे आपको दिखाई पड़ेगा कि एसवी रोड से लगे हुआ ये पेड़ अपनी जड़ से उखड़कर सामने एक 5 मंजिला जो इमारत है उसमें जा गिरा है और साफ तौर पे जो रास्ता है वो पूरी तरह से बंद हो चुका है। ये थी साइक्लोन तौकते की लगातार जो तेज हवाएं चल रही थी उसका प्रभाव। मुंबई के अलग अलग हिस्सों में पेड़ इसी तरह से अपनी जड़ों से उखड़े हैं और यहाँ पर भी आपको साफ तौर पर उसी का एक हिस्सा, उसी का एक मंजर दिखाई पड़ेगा जिसमें पेड़ जो है वो अपनी जड़ से उखड़ा है
और सीधे एक 5 मंजिला इमारत में जा घुसा है, जिसकी वजह से जो पहली मंजिल पर रहने वाले लोग हैं उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है। अंदर जाने का रास्ता जो है वो पूरी तरह से बंद है और बीएमसी जो है वो इस पेड़ को हटाने में जुटी हुई है। लेकिन यही स्थिति आसपास भी आपको साफ तौर पे दिखाई पड़ेगी। यहाँ पर देखें, ये दूसरा हिस्सा है। यहाँ पर इसी तरह के जो पेड़, एसवी रोड का इलाका है, एसवी रोड से ही मलाड और कांदीवली को जोड़ने वाला जो एसवी रोड का ये इलाका है, वहाँ पर इस तरह से जो सड़क पे लगे हुए पेड़ थे वो धाराशाही हुए हैं, उनके हिस्से धाराशाही हुए हैं। आसपास जो इमारतें थी वो भी इसकी चपेट में आई हुई हैं और निश्चित तौर पर यही स्थिति मुंबई के कई हिस्सों में आपको दिखाई पड़ेगी। चक्रवाती तूफान टाउटे ने मुंबई में भी काफी तबाही मचाई। 2 तस्वीरें आपके सामने अब हम रख दें। पहली तस्वीर मुंबई के साइन इलाके की है, जहां तेज हवाओं की वजह से एक पेड़ गाड़ियों पर गिर गया। दूसरी तस्वीर वर्ली इलाके की है। यहां एक क्रेन तूफान की वजह से उखड़े पेड़ को हटाने के चक्कर में हादसे का शिकार हो गया। यही नहीं, पेड़ गिरने की वजह से यहां एक महिला की मौत की खबर भी है। अभिषेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अभिषेक, लगातार केंद्र भी राज्यों के संपर्क में है, किस तरीके के नुकसान राज्य में हुए हैं वो जानकारी हासिल केंद्र सरकार की तरफ से भी किए जा रहे हैं। फिलहाल जानकारी क्या मिल रही है, कितना नुकसान मुंबई को हुआ? देखिए, मुंबई को अमूमन जो नुकसान हुआ है वो जीवित हानि एक जो वर्ली की आ रही है, उसके अलावा कई लोग इंजर्ड होने की खबरें हैं। हालांकि फाइनल अपडेट आना बाकी है। जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जल्दी से जल्दी अपने इलाकों की सारी डिटेल्स दे। लेकिन आज मुंबई के जो गार्डियन मंत्री असलम शेख, वो उन्हें कहा गया है सीएमओ की तरफ से कि वो जाकर के खास करके समुद्री और तटीय इलाकों का जायजा लें और वहां पर देखें कि मछुआरों को कितना नुकसान हुआ है और क्या किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हुई है। मैं इस समय वर्ली इलाके में हूँ। यहाँ की तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, पूरा का पूरा पेड़ उखड़कर पूरा रोड पे गिरा हुआ था, जिसे क्रेन की मदद से खाली कराया गया और इसे काट करके अलग किया गया ताकि यहाँ के रास्ते को शुरू किया जा सके। इसी वर्ली इलाके में कल एक महिला की मौत हो गई थी और अगर अकेले वर्ली की बात करें तो बीएमसी के आंकड़ों के मुताबिक करीब 75 पेड़ों के आसपास अकेले वर्ली में गिरे हैं। अगर ओवरऑल बात करें तो 6 लोगों की मौत हो चुकी है। आज सुबह ही अमित शाह ने मुख्यमंत्री महाराष्ट्र से बात की है और उन्हें इस बात का भरोसा दिलाया है कि केंद्र हर संभव मदद की कोशिश करेगा और सारी मदद देगा। लेकिन जिस तरीके की हानि है, खास करके 5-6 जो जिले सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हैं मुंबई सहित, उसमें सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़, थाने और पालघर और मुंबई, ये ऐसे इलाके हैं जो एकदम कोस्टल इलाके हैं महाराष्ट्र की सीमा पर और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है और जिसके कारण कई जगहों पर जो सरकारी आंकड़े कल देर रात तक जारी हुए थे उसमें 6 लोगों की मौत की खबर थी। हालांकि आज सही आकलन करके मंत्रालय में कहा गया है कि हर जिला अधिकारी जल्दी से जल्दी रिपोर्ट दे ताकि उनको मदद पहुंचाई जा सके। लेकिन जो हालात मुंबई और आसपास में दिख रहे हैं वही अमूमन पूरे महाराष्ट्र भर के हैं और कई जगहों पर काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है, जिसके कारण काफ़ी नुकसान हुआ है। खास करके 2000 से ज़्यादा घर प्रभावित हुए हैं, क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिन्हें सुरक्षित स्थानों पर उन लोगों को निकाला गया है। करीब 13,000 लोगों को खास करके सुरक्षित स्थानों पहुंचाया गया है। ये पूरा इलेक्ट्रिक पोल देखिए पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। पूरी लाइट जहां जो थी वो पूरी काट दी गई ताकि यहाँ पर कोई हादसा ना हो। इसी तरीके की तस्वीरें मुंबई के अलग अलग हिस्सों से है। दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो ट्रैफिक भी अमूमन आज ज़्यादा है क्योंकि जगह जगह पेड़ गिरने की वजह से जो ट्रैफिक है वो सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है। लॉकडाउन के समय में भी इतना ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। उसकी वजह साफ है कि साइक्लोन की वजह से जो नुकसान हुआ है उसके कारण जगह जगह पेड़ गिरे हैं और उन्हें हटाने के लिए जो काम चल रहा है उसके कारण ट्रैफिक ज़्यादा है। तो इस तरीके के हालात पूरे मुंबई भर में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है अभिषेक, आप रहिए साथ। यही नहीं, मुंबई के शिवाजी पार्क के पास एक बिजली के खंभे पर भी तूफान की वजह से पेड़ गिर गया, जिससे बिजली का खंभा टूट गया। इस हादसे की वजह से पूरे इलाके में बिजली व्यवस्था ठप हो गई। इलाके में कई पेड़ सड़कों पर गिर गए हैं, जिससे लोगों को परेशानी भी उठानी पड़ी।
दादर शिवाजी पार्क की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूं। साइक्लोन जाने के बाद यहां पर पेड़ गिरा है। दादर शिवाजी पार्क में अमूमन 1 दर्जन से अधिक पेड़ इस तरीके से गिरे हैं, लेकिन ये पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया है। करीब 2 से 3 पेड़ इस जगह पर गिरे हैं और ये पेड़ पूरा इलेक्ट्रिक पोल पर गिरा है, जिसके बाद ये बिजली का खंभा टूट गया है और जमींदोज हो गया है। फिलहाल बीएमसी के कर्मचारी लगातार इसको काट करके यहाँ से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। अमूमन यही हाल मुंबई के अलग अलग हिस्सों का है, जहाँ पर इस तरीके की तबाही की तस्वीरें आपको दिखाई पड़ रही हैं और कई लोगों के गाड़ियों पर पेड़ गिरे हैं, साथ ही कई लोगों के घरों पर पेड़ गिरे हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा तबाही हुई है। आज राज्य सरकार इस पूरे मुद्दे को लेकर के रिव्यू मीटिंग करेगी और उसमें एक्चुअल क्या क्या नुकसान हुआ है मुंबई या दूसरी जगहों पर, उन सारी चीज़ों को देखेगी। लेकिन इन तस्वीरों को देख करके साफ लगता है कि साइक्लोन ने काफ़ी तबाही मुंबई सहित महाराष्ट्र में मचाई है। कैमरामैन दिग्विजय के साथ अभिषेक पांडे, मुंबई न्यूज़ 18 इंडिया। टाउटे तूफान की वजह से गिर सोमनाथ, पोरबंदर, अमरेली में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। अमरेली, जूनागढ़, पोरबंदर में ज्यादा असर देखने को मिला। ऊना में तो हवा की रफ्तार से एक मोबाइल टावर पत्तों की तरह गिर पड़ा। 14 जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात पहुंचने के बाद देर रात टाउटे केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव के तट से टकराया। इसके बाद दीव में तेज हवाएं चली, जिससे भारी नुकसान हुआ। तूफान की वजह से वहां कई इलाकों में पेड़ उखड़ गए। बिजली के खंभे भी सड़कों पर गिरे नजर आए। गोवा में भी टाउटे के असर से भारी नुकसान हुआ है। गोवा में जगह जगह पेड़ टूट गए, जिन्हें एनडीआरएफ की टीम हटाने में जुटी है। राजन हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। राजन, किस तरीके की दिक्कतें अब उठाने को मिल रही हैं जब तूफान गुजरा है? क्योंकि कई जगहों पर पेड़ के गिर जाने की घटना सामने आ रही है, बिजली के खंभे जो हैं वो टूट के गिरे हैं। फिलहाल क्या स्थिति? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से कल रात ये भारी साइक्लोन यहाँ से गुजरा है, उसके चलते राजूला शहर में ऐसी दिक्कतें आई है कि एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में जाने के लिए भी लोगों को चल के जाना पड़ता है। इतने सारे जो बिजली के खंभे हैं वो गिर चुके हैं, इतने पेड़ उखड़ चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अब प्रशासन को अगर जाफराबाद पहुंचना है, जो कि सबसे बड़ा पॉइंट रहा है इस साइक्लोन का, तो जाफराबाद में तो राजन की आवाज अब नहीं पहुंच पा रही। राजन, एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो स्थितियां आप बता रहे हैं वहां पर कुछ ऐसी बनी हुई है कि अब कोशिश है कि जो पेड़ रास्ते पर पड़े हुए हैं उनको जल्द से जल्द हटाया जाए, ताकि वहां यातायात जो है वो सुरक्षित रह पाए। गुजरात के अमरेली में टाउटे तूफान ने जमकर तबाही मचाई। आपके सामने जरा हम 2 तस्वीरें रखते हैं। पहली तस्वीर अमरेली के राजूला की है, जहां तूफान की वजह से दीवार गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। दूसरी तस्वीर भी अमरेली की ही है, जहां भारी बारिश के बाद वहां बहने वाली नदियां उफान पर हैं। तो जो नदियां हैं वो उफान पर हैं और हादसे में बच्चे की मौत की खबर भी सामने आ रही है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। तो ये तस्वीरें अमरेली से ही सामने आ रही हैं। पहली तस्वीर अमरेली के राजूला की है, जहां पर तूफान की वजह से एक दीवार गिरी, जिसमें दबकर बच्चे की मौत हो गई। 3 और लोग भी घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और वहीं दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो भी अमरेली की ही है। भारी बारिश के बाद वहां बहने वाली जो नदियां हैं वो उफान पर हैं और उसका खतरा भी आसपास के इलाकों पर मंडराता हुआ नजर आ रहा है। टाउटे तूफान का असर राजस्थान के कुछ जिलों में दिखने लगा है, जिनमें डूंगरपुर भी शामिल है, जहां अचानक मौसम ने करवट ली और वहां पर तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई। वहां से सामने आई तस्वीरों में दिखा कि तेज हवा में बड़े बड़े पेड़ उखड़कर जमीन पर गिर गए, जबकि कुछ जगहों पर टिन शेड उखड़ गए। इतना ही नहीं, कुछ इलाकों में बिजली के खंभे भी गिर गए, जिसकी वजह से बिजली सप्लाई ठप पड़ गई। पेड़ों के गिरने से रास्ते बंद हो गए, जिनको खोलने में प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी। साथ ही तूफान के खतरे को देखते हुए लोगों ने घरों में रहने की लोगों से अपील की गई है कि वो घर से बाहर ना निकलें। टाउटे चक्रवर्ती तूफान की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन महोदय द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि आप लोग अनावश्यक रूप से अपने घरों से बाहर न निकलें। टाउटे चक्रवर्ती तूफान की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन महोदय द्वारा ये
निर्देश दिए गए हैं कि आप लोग अनावश्यक रूप से अपने घरों से बाहर न निकलें। कोरोना के इस संकट काल में मौका परस्त लोगों की जमात बढ़ती जा रही है। मुनाफे के लिए मानवता की हत्या कर चुके ये लोग हैरान करने वाले हथकंडे कर रहे हैं। कोई ट्रेन से ऑक्सीजन सिलेंडर मंगा रहा है, कोई एम्बुलेंस से ही सांसों का सौदा करता दिख रहा है, तो अस्पताल से रेमडेसिविर इंजेक्शन चुराकर उसकी कालाबाजारी करते लोग भी पकड़े जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में इंदौर और राजस्थान के कोटा में ऐसे ही लोगों को गिरफ्तार किया गया जो रेमडेसिविर की कालाबाजारी कर रहे हैं। कोरोना काल के संकट काल में मौका परस्त गिद्धों की जमात बढ़ती जा रही है। पुलिस प्रशासन ऐसे गिद्धों पर लगाम लगाने के लिए अपने मिशन में जुटा है, लेकिन मुनाफे के लिए मानवता की हत्या कर चुके ये लोग हैरान करने वाले हथकंडे अपना रहे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया जो रेमडेसिविर की काला बाजारी कर रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद किए। पुलिस ने बताया कि ये लोग महंगे दामों में रेमडेसिविर इंजेक्शन को बेच रहे थे। राजस्थान के कोटा में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोप है कि दोनों आरोपी रेमडेसिविर इंजेक्शन की जगह पानी का इंजेक्शन लगाते थे। दोनों आरोपियों में एक निजी अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ है, जबकि दूसरा आरोपी लैब में तैनात है। पुलिस ने दावा किया कि दोनों आरोपी 10-10 हजार में रेमडेसिविर की जगह पानी से भरे इंजेक्शन बेच रहे थे। इनमें से एक की ड्यूटी कोविड वार्ड में थी। वहीं छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के एक मेडिकल कॉलेज में लापरवाही सामने आई है। आरोप है कि मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन मास्क पर टेप लगाकर मरीजों को ऑक्सीजन दी जा रही है। बताया गया कि मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर हैं, लेकिन फिर भी अस्पताल में लापरवाही बरती जा रही है। आरोप है कि अस्पताल में ये टेप ऑक्सीजन के लीकेज होने पर मास्क पर लगाई जा रही है। प्रशासन से जब सवाल पूछा गया तो वो जांच का बहाना बनाकर बचते नजर आए। मास्क में लीकेज आने के कारण उसको टेप लगा के चलाया जा रहा है, लेकिन पेशेंट की जान को उससे कोई खतरा इसलिए नहीं हो रहा है कि हमारा सिलेंडर का लोड जब बढ़ रहा है थोड़ा, ऑक्सीजन तो पेशेंट को उतनी ही जा रही है। और बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी हुई। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,63,000 नए मामले सामने आए, जो कि पिछले 27 दिनों में नए मरीज का सबसे कम आंकड़ा है। हालांकि पिछले 24 घंटे में 4,329 लोगों की मौत हुई है, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। एक अच्छी बात यह है कि एक दिन में 4,22,000 से ज्यादा लोग कोरोना को मात देकर घर लौट गए हैं। देश में अब कोरोना के एक्टिव मरीज 33,53,765 है। देश में अब तक 18,44,000 वैक्सीन लग चुकी है। गोवा मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से हुई 80 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत की खबर आप तक जरूर पहुंची होगी। जरा सोचिए, ऑक्सीजन की कमी की वजह से 80 घरों में मातम छा गया। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान और परेशान करने वाली तस्वीरें उसी गोवा मेडिकल कॉलेज से सामने आई, जहां कोरोना मरीजों की जान चली गई। 80 से ज्यादा मरीजों की मौत के बावजूद गोवा मेडिकल कॉलेज ने कोई सबक नहीं लिया है। न्यूज़ 18 इंडिया की ये सुपर एक्सक्लूसिव जरा रिपोर्ट देखिए। गोवा में कोरोना मरीजों का सच। गोवा मेडिकल कॉलेज से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ऑक्सीजन की कमी से अस्पतालों में होने वाली मौत का सबसे भयानक रूप गोवा में दिखा। 5 दिन में गोवा मेडिकल कॉलेज में 80 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। इतने पुराने और बड़े मेडिकल कॉलेज में कोरोना मरीजों की मौत ने देश को हिलाकर रख दिया है। लेकिन कोरोना के जो मरीज यहां भर्ती हैं, उनका सच और ज्यादा हैरान करने वाला है। न्यूज़ 18 की टीम ने गोवा मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत के बाद वहां के जमीनी हालात का सच कैमरे में रिकॉर्ड किया है। गोवा मेडिकल कॉलेज की ग्राउंड रिपोर्ट का सुपर एक्सक्लूसिव सच आपके सामने है। गोवा मेडिकल कॉलेज में ऑर्गन ट्रांसप्लांट वार्ड में
बाहर यानी मरीजों से थोड़ी दूर पर मेडिकल कूड़ा पॉलिथीन में रखा मिला। इसके अलावा कोरोना मरीजों वाले टॉयलेट में भी बायोलॉजिकल कूड़ा रखा गया है। मरीजों की इस्तेमाल की हुई दवाएं, इंजेक्शन, दवाओं की खाली शीशियां और सर्जरी में बचा हुआ बेहद खतरनाक मेडिकल कूड़ा जानलेवा साबित हो सकता है। इसके अलावा कोविड वार्ड में जमीन पर गद्दा बिछाकर मरीजों का इलाज चल रहा है। गोवा मेडिकल कॉलेज में कुछ गंभीर मरीज एक कोने में पड़े हैं। उन्हें वक्त पर देखने वाला कोई डॉक्टर या नर्स नजर नहीं आए। ऑक्सीजन की कमी से लगातार हो रही कोरोना मरीजों की मौत के बाद गोवा मेडिकल कॉलेज सुर्खियों में आया। न्यूज 18 की टीम कोरोना मरीजों को मिलने वाले इलाज और उनके हालात का जायजा लेने के लिए गोवा मेडिकल कॉलेज पहुंची। ऑक्सीजन की कमी सिर्फ इकलौती वजह नहीं है जिससे यहाँ भर्ती कोरोना मरीजों की जिंदगी खतरे में है। यहाँ की कुछ तस्वीरें आपको बताएंगी कि किस तरह कोरोना मरीजों की जिंदगी को जानलेवा लापरवाही की वजह से दांव पर लगाया जा रहा है। न्यूज 18 की टीम जब गोवा मेडिकल कॉलेज पहुंची तो यहां ऑर्गन ट्रांसप्लांट वार्ड के बाहर बड़ी लापरवाही का सबूत मिला। ऑर्गन ट्रांसप्लांट विभाग में 115 नंबर वार्ड के अंदर कई मरीज भर्ती हैं, लेकिन वार्ड के ठीक बाहर मेडिकल वेस्ट डंप किया गया है। यह आम दिनों में भी बेहद खतरनाक कूड़ा होता है। इसे नियमित तरीके से किसी ऐसी जगह रखना होता है जहां इससे किसी भी आदमी का संपर्क ना हो सके, क्योंकि ये जानलेवा बीमारियां फैला सकता है। लेकिन यहाँ भर्ती कोरोना मरीजों की जिंदगी हॉस्पिटल सिस्टम की लापरवाही के सामने लाचार है। गोवा मेडिकल कॉलेज में कोरोना मरीज जो टॉयलेट इस्तेमाल करते हैं वो बेहद साफ सुथरे होने चाहिए, क्योंकि गंदगी वाली जगह से मरीज तो क्या आम इंसान भी बहुत ज्यादा बीमार हो सकता है। लेकिन देखिए, कोविड वार्ड के टॉयलेट और बाथरूम में बायोमेडिकल कूड़ा कितनी लापरवाही से रखा गया है। इस तरह का खतरनाक कूड़ा मरीजों के बाथरूम में तो क्या किसी भी जगह इस तरह नहीं रखा जाना चाहिए। लेकिन यहाँ इस बात की फिक्र किसी को नहीं है। इसकी वजह से न सिर्फ कोरोना के मरीज बल्कि उनके तीमारदारों पर भी जानलेवा बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि बायोमेडिकल कूड़े में मरीजों के इलाज में इस्तेमाल चीजें शामिल होती हैं। इस्तेमाल की गई पट्टियों से लेकर इंजेक्शन के सिरिंज तक तमाम ऐसी चीजें रहती हैं जो अच्छे खासे इंसान को बीमार कर सकती हैं। इतने बड़े मेडिकल कॉलेज में कोरोना मरीजों के लिए बेड ना होना बहुत चिंताजनक है, लेकिन जमीन पर मरीजों का इलाज करना बेहद शर्मनाक है। कोविड वार्ड में कुछ मरीजों को जमीन पर गद्दा बिछाकर इलाज के नाम पर खाना पूर्ति हो रही है। ना बेड, ना डॉक्टर और ना ही बाकी बुनियादी इंतजाम। सिर्फ मरीज को गंदा सा गद्दा दे दिया और एक पंखा लगाकर छोड़ दिया। यहाँ के मरीजों ने बताया कि उन्हें ऐसे ही इलाज दिया जा रहा है। ऑक्सीजन की कमी से कोरोना के 80 से ज्यादा मरीजों की मौत के बावजूद गोवा मेडिकल कॉलेज ने कोई सबक नहीं सीखा है। न्यूज 18 की टीम ने कोविड वार्ड में मौजूद एक मरीज को सांसों के लिए तड़पते हुए देखा। एक महिला अपने बीमार पिता की उखड़ती सांसों की वजह से परेशान थी। पूछने पर मालूम हुआ कि सुपर स्पेशलिटी विंग में भी ठीक से इलाज नहीं मिल रहा है। इमरजेंसी के दौरान कोई डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ आसपास मौजूद नहीं है। एम्बुलेंस के इंतजार में काफी वक्त बीत गया और मरीज की हालत गंभीर होती चली गई। हादसों से हर कोई सबक लेता है, लेकिन गोवा मेडिकल कॉलेज में कोरोना मरीजों के साथ ऑक्सीजन की कमी को लेकर जो दिल दहला देने वाला हादसा हुआ, उसके बाद अब जो हो रहा है, दोनों हालात में कोई अंतर नजर नहीं आ रहा। सवाल यह है कि आखिर कितने हादसों के बाद गोवा मेडिकल कॉलेज कोरोना मरीजों की जिंदगी को दांव पर लगाना बंद करेगा। कोरोना इलाज में अब प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल नहीं होगा। प्लाज्मा थेरेपी पर नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। केंद्र सरकार ने तय किया है कि कोरोना इलाज में अब प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। कोविड-19 नेशनल टास्क फोर्स की बैठक में प्लाज्मा थेरेपी पर यह फैसला लिया गया। बैठक में फैसले के बाद प्लाज्मा थेरेपी कोविड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से हटा दी गई है, क्योंकि प्लाज्मा थेरेपी को कोरोना के इलाज में कारगर नहीं माना गया है, जिसके लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस भी जारी की हैं। नई गाइडलाइंस में प्लाज्मा थेरेपी का जिक्र नहीं।
और इसी बीच एक बड़ी खबर, बॉम्बे हाई से 31 और लोग हैं जो बचाए गए हैं। अब तक 177 लोगों का रेस्क्यू हो चुका है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बॉम्बे हाई में 4 बोट बताई जा रही थी जो फंसी हैं, जिनमें 700 से ज्यादा लोग फंसे हुए थे। लगातार कोशिशें चल रही हैं कि लोगों को वहां से बचाया जाए और कल से ही कहें तो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, लेकिन आज सुबह इसने और तेज गति पकड़ी क्योंकि मौसम थोड़ा साफ हुआ। और अब जानकारी मिल रही है कि बॉम्बे हाई से 31 लोग अभी और बचाए गए हैं और ये सिलसिला अभी भी चल रहा है, यानी बचाव काम अभी भी वहां पर युद्ध स्तर पर चल रहा है, क्योंकि 700 से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं वहां पर फंसे हो सकते हैं, जिनको निकालने की, जिन्हें बचाने की कोशिश इस वक्त नेवी और कोस्ट गार्ड के जो जवान हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। कल थोड़ा मौसम खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर या चॉपर का इस्तेमाल नहीं किया जा पा रहा था, लेकिन आज मौसम में थोड़ा बदलाव है, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन और तेजी से आगे बढ़ा है। संदीप बोल हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। संदीप, यानी 31 लोगों का एयर और रेस्क्यू किया गया है, किस तरीके से ये रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है? देखिए, लगातार जो है नेवी और कोस्ट गार्ड ने अपने पूरे एसेट जो है इस वक्त झोंक दिए हैं इस पूरे राहत बचाव के काम में। फिलहाल जो हालात हैं वो बताया जा रहा है कि थोड़े बहुत जरूर सुधरे हैं, लेकिन समंदर के ऊपर जो है हेलीकॉप्टर के जरिए उड़ान भरना भी काफी मुश्किल काम होता है। और यही वजह है कि अब हेलीकॉप्टर्स को बहुत ही जो सीकिंग हेलीकॉप्टर्स है उनके जरिए जो है लोगों को निकाला जा रहा है। अभी तक कुल जो T305 से कुल 177 लोगों को अभी तक रेस्क्यू किया जा चुका है, यानी कि 90 से ज्यादा 96 लोग अभी भी जो है उनको रेस्क्यू करना बाकी है, क्योंकि मौसम खराब होने के चलते रेस्क्यू में जो है बाधा लगातार आ रही है। और यही वजह है कि बहुत सोच समझ के संभल के जो है इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, ताकि एक भी शख्स जो भी उस रिग पे थे, जो भी उस जगह पे थे, वो जो है सबको बचा लिया जाए। और इसीलिए जो है नेवी के जो जंगी जहाज है वो भी लगातार जो है उस पूरे इलाके में जो है सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। और धीरे धीरे जो है जितने भी लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है उनको सीकिंग हेलीकॉप्टर के जरिए जो है कोस्ट पर लेके आया जा रहा है। तो अभी ये ऑपरेशन लंबा चलने वाला है, क्योंकि हालात जो है वहाँ पे जब तक पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाते हैं, समंदर में जब तक पूरी तरीके से हालात नहीं सुधर जाते, तब तक स्विफ्टली ऑपरेशन को अंजाम दे पाना जोखिम भरा होता है। और इसीलिए नौसेना और कोस्ट गार्ड बहुत ही संभल कर जो इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, ताकि रेस्क्यू किए जाने वाले लोगों को सही सलामत जो है किनारे तक लाया जा सके। संदीप, कल से ही रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन मौसम जो है वो सबसे बड़ी रुकावट इस रेस्क्यू ऑपरेशन में डाल रही है। अभी फिलहाल स्थिति क्या है? क्या अभी भी बारिश हो रही है, तेज हवाएं चल रही हैं? देखिए, बारिश और तेज हवाएं हैं अभी भी, लेकिन जिस तरीके से पहले यानी कि कल शाम से लेकर देर रात तक चल रही थी, बताया जा रहा है कि अभी उतनी तेज नहीं है। लेकिन मौसम उसको सही नहीं कहा जा सकता, मौसम जो है अभी भी उस जगह खराब बना हुआ है। और यही वजह है कि दिक्कतें हो रही है। लहरें इतनी ज्यादा हैं तेज की, जो भी ऐसे लोग जो कि बचने के लिए जो उनकी जो अपने जो बोट्स होते हैं, बोट्स में उतर कर जो है पानी में जो बह रहे हैं, वो लगातार बह ही रहे हैं। तो उनको जो है रेस्क्यू करना, पता लगाना कि कहाँ से जो है उनका जो छोटे जो बोट्स होती है, रबर बोट्स है जो कि रेस्क्यू बोट उनके लिए होती है, जो कि उन ऑयल रिग्स या उस जगह पर काम कर रहे होते हैं। तो ऐसे में उनको इस समंदर की लहरों में बीच में ढूंढना भी एक काफी चुनौती भरा काम है, क्योंकि ये ऑपरेशन हमेशा से जो है दिक्कत पेश आती है इस तरीके के हालात में। हालांकि नौसेना और कोस्ट गार्ड को इस तरीके के ऑपरेशन करने में महारत है, लेकिन फिर भी कोई जोखिम नहीं लेना चाहते। यही वजह है कि बहुत आराम से, आसान, बहुत सुरक्षित ढंग से जो है इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि बाकी बचे लोगों को भी जल्द से जल्द रेस्क्यू कर लिया जाएगा। ठीक है विवेक, आप संदीप आप नजर बनाए रखिए। विवेक भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक, आपके पास क्या अपडेट? अर्पिता, देखिए, इस पूरे मामले में जो नेवी और कोस्ट गार्ड का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, उनमें से अभी तक 177 लोगों को सुरक्षित बॉम्बे हाई से निकालकर मुंबई के सीमा पे लाया गया है और उन सबका अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से हम बता रहे थे कि बार्ज 305 जो एक अहम बार्ज है वो पूरी तरह से डूब चुका है। उस बार्ज में 273 लोग थे, उनमें से 177 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। अभी भी कई लोग वहां पे फंसे हुए हैं, तो जो प्रायोरिटी है वो सबसे पहले डूबे हुए बार्ज पर दी जा रही है, क्योंकि लोग वहां पे फंसे उनकी जान का खतरा काफी ज्यादा है। यही वजह है कि कोस्ट गार्ड और नेवी दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और इसी तरीके से जो
सीकिंग हेलीकॉप्टर होते हैं, जो ऐसे रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन में एक सबसे बड़ा इसको इक्विपमेंट बोल सकते हैं कि जब सीकिंग चॉपर जाते हैं तो इस एक्सट्रीम वेदर में वो रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं और जो लोग फंसे हुए उन्हें एयरलिफ्ट कर चॉपर में बैठाते हैं और चॉपर फिर बॉम्बे के नजदीक उन्हें लैंड कराते हैं, फिर उन लोगों का इलाज चलता है। बाकी की जो 3 बार्ज है उसमें ये जानकारी मिल रही है, एक बार्ज जमीन में धंस चुका है, पत्थरों में अटक चुका है, लेकिन जो लोग वहां पे मौजूद है वो सुरक्षित है, वो पानी में नहीं है, उन्हें भी निकालने की और एयरलिफ्ट करने की कोशिश पूरी जारी है। बाकी की जो 2 बार्ज है वहां से जो जानकारी मिल रही है कि वो लोग भी, जो लोग फंसे हैं उनका भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, यानी कि कोस्ट गार्ड और नेवी उनके तमाम जो बड़े बड़े जहाज हैं, वॉरशिप हैं, चॉपर्स, हेलीकॉप्टर्स हैं, अपना पूरा ऑपरेशन उन्होंने शुरू किया हुआ है और नेवी और कोस्ट गार्ड पूरी कोशिश कर रही है कि जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित और सही तरीके से निकाला जाए और उनकी जान बचाई जा सके। अर्पिता, तो फिलहाल अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो युद्ध स्तर पर चल रहा है और अभी भी काफी लोग हैं जो फंसे हो सकते हैं, उन्हें निकालने की कोशिश यहां पर जवानों के द्वारा हो रही है। संदीप, ये बहुत चुनौती इस बात की है क्योंकि मौसम जो है वो कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर पैदा कर रही है जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तो जिस तरीके से संख्या देखिए बहुत ज्यादा है, तो कितनी उम्मीद लगाई जाए कि कब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो सकता है? देखिए अर्पिता, रेस्क्यू ऑपरेशन डिपेंड करता है मौसम के ऊपर। मौसम अगर अच्छा रहेगा, सही रहेगा तो आसानी से जल्द ये ऑपरेशन को खत्म किया जा सकेगा। दूसरी बात यह है कि जो भी लोग इस वक्त पानी में हैं, यानी कि अगर वो रबर बोट के जरिए जो है उन सब बाढ़ से निकल के रबर बोट के जरिए जो है पानी में है, तो अब उनको उस तरीके के एनवायरनमेंट में, यानी कि उस वक्त लहरें भी होंगी इस वक्त वहाँ पे बहुत ज्यादा, और ये जो रबर बोट्स है ये सेल करती हैं, सिर्फ बहती है पानी के बहाव में जो है बहती चली जाती हैं। तो ऐसे में इनको ढूंढना ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम है। लगातार बारिश होगी तो ऑपरेशंस में बाधा आएगी। एयर ऑपरेशन तब तक जो है शुरू नहीं किया जाता जब तक कि फ्लाइंग के लिए प्रॉपर जो है इन्वायरमेंट ना हो। अगर तेज बारिश है तो ऐसे में चॉपर्स को बहुत रेयरली जो है उनको फ्लाई कराया जाता है। जब तक मौसम साफ नहीं होता, समंदर के ऊपर मौसम कभी भी खराब हो सकता है। तो इसीलिए बार बार जितने भी नौसेना और कोस्ट गार्ड है वो मौसम के हालात पर भी जो है नजर बनाए हुए हैं और उसी हिसाब से अपने फ्लाइंग ऑपरेशंस को अंजाम दे रहे हैं। आज सुबह अर्ली मॉर्निंग से ही जो है भारतीय नौसेना के सीकिंग हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो लगातार जो है सॉर्टीज कर रहे हैं, उन जगह से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। तस्वीरों में भी हम देख सकते हैं कि जो नौसेना के जंगी जहाज है वो जिस वक्त जब सेल करते हुए आगे की तरफ जा रहे थे और समंदर उस वक्त कितना ज्यादा रफ था और उसमें एक छोटी सी रबर बोट जो है वो देखी गई जिसमें कि काफी सारे लोग थे जो कि उस वक्त वहां से निकल कर जो है बचने के लिए खुद। तो ऐसे में इतने बड़े समंदर में ऐसे जो रबर बोट्स है उनको ढूंढना बहुत मुश्किल काम होता है। और खास बात यह है कि जब बहुत ज्यादा जो है जो मौसम विजिबिलिटी लो हो जाती है, बारिश होती है, तो ये ऑपरेशंस में दिक्कत होती है। भारतीय नौसेना ने अपने PATI जो लंबी दूरी तक संदीप, मैं रोक रही हूँ आपको। आशीष भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आशीष, आपके पास क्या अपडेट है, क्योंकि लगातार कोशिशें हो रही हैं कि जल्द से जल्द जो लोग फंसे हैं उन्हें निकाला जाए। जी अर्पिता, सबसे अहम बात यह कि P305 जो बर्ज अटका हुआ था उससे 177 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। 273 लोग थे, यानी तकरीबन 90 के करीब जो है अभी और लोग जो है वो वहाँ पे फंसे हुए हैं जिनके रेस्क्यू के लिए बंदोबस्त किया जा रहा है। वहीं पे सागर भूषण जो कि समंदर में जो है ऑयल लीक के पास मौजूद था, INS तलवार को उसके लिए डिप्लॉय किया गया था। वहां से भी एक जो जानकारी शुरुआती दौर में उभरकर सामने आ रही है उसके मुताबिक जो है कहीं ना कहीं सागर भूषण पे जो 101 लोग फंसे हुए थे उन्हें भी निकाले जाने की व्यवस्था की जा रही है और जल्द ही उन्हें निकाल भी लिया जाएगा। लिहाजा क्योंकि समंदर में जो है इस वक्त बरसात जो है वो कम हुई है, जो हवा का प्रभाव था तेज वो थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हाई टाइड आने वाला है वो एक परेशानी का सबब बना हुआ है। इससे ऑपरेशन पूरी तरह से ऑपरेट नहीं हो पाया है, लेकिन अगले कुछ घंटों में उम्मीद की जा रही है कि सभी को सही सलामत बाहर निकाल लिया जाए। तो कुल मिलाकर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। 31 और लोग बचाए गए हैं, कुछ लोग अभी और फंसे हुए हैं, उनको भी निकालना इस वक्त जरूरी है, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार वहां पर हो रहा है। आपको बता दें इसके साथ ही साथ जो मौसम है वो थोड़ी चुनौती जरूर खड़ा कर रही है, लेकिन बावजूद इसके रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चल रहा है।